हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म ही हमें हेल्प करता है ये जानने में कि हमारे पास अगर कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट गिवन है, उसके सामने मैंने कुछ पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड कर दी है, तो मुझे क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मेरे पास सबस्ट्रेट में एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड गिवन है एंड उसके सामने मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया है। ठीक है, वाटर गिवन है, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोलिसिस हो रही होगी। तो यहाँ पर मैं एक बार दो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू इस एक प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करूँगा। पहले अगर मैं कंसीडर कर लूँ, यहाँ पर मेरे पास SN1 मैकेनिज्म जो है फेवर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो लीविंग ग्रुप है वो लीव करता है ताकि हमारे पास क्या हो जाए, एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देखने को हमें मिलती है। अब एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना है वो कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। यहाँ पर मेरे पास इस कार्बोकैटायन के पास अब टेंडेंसी है कि वो रीअरेंज होकर क्या कन्वर्ट हो जाए, अपने आप को टर्शरी कार्बोकैटायन के अंदर कन्वर्ट कर ले। और टर्शरी कार्बोकैटायन यहाँ पर क्या से बनेगा, यहाँ पर मेरे पास हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आकर अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव सेंटर के ऊपर मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल जाकर अटैक करेगा एंड मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर लगा देखने को मिल जाएगा। एंड ये मैकेनिज्म कैसा है, मेरे पास SN1 मैकेनिज्म है एंड इसके अंदर मुझे यहाँ पर ये प्रोडक्ट देखने को मिला है। लेकिन वहीं पर अगर मैं SN2 मैकेनिज्म की बात करूं, अगर मैं कंसीडर करूं यहाँ पर क्या हो रहा होगा, SN2 मैकेनिज्म हो रहा होगा। तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होती है। वहां पर क्या होता है, डायरेक्टली ही मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाकर अटैक करता है एंड लीविंग ग्रुप क्या कर जाता है, मेरे पास लीव कर जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर मुझे ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा हूं तो यहां पर मुझे ये प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है एंड SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा हूं तो मुझे यहां पर ये प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। एंड ये दोनों ही प्रोडक्ट क्या हैं, काफ़ी डिफरेंट है। एंड इसी वजह से रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानने में कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जब आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करोगे ना ऑर्गेनिक के, आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन भी गिवन पाएगा एंड ये भी गिवन पाएगा। तो कहाँ पर हमारे पास बात आके अटक जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास ये रिएक्शन जो है वो SN1 फॉलो करेगी या SN2 फॉलो करेगी। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। और सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या आता है, SN1 आते हैं, SN2 आते हैं। एंड एलिमिनेशन में हमारे पास दो मैकेनिज्म कौन कौन से आते हैं, एक E1 एंड E2। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट गिवन है तो उसमें किस किस चीज़ के बीच में कंपटीशन हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल करके बताया, तो उसमें हमने किस किस के बीच में कंपटीशन देखा था, SN1 के बीच में एंड SN2 के बीच में। लेकिन 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 जरूरी नहीं है हर बार कंपटीशन जो है वो SN1 एंड SN2 के बीच में हो और हर बार E1 एंड E2 के बीच में ही हो। तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मेरे पास एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक पर्टिकुलर अगर सबस्ट्रेट गिवन है तो वहां पर मुझे किस किस चीज़ के बीच में कंपटीशन देखने को मिल सकता है। तो देखिए, ऑब्वियस ही बात है, अगर वहां पर सब्स्टिट्यूशन फेवर हो रही होगी तो कंपटीशन किस किस के बीच में देखने को मिलेगा, SN1 वर्सेस SN2, इनके बीच में कंपटीशन तो हमेशा रहता ही है। अगर वहां पर एलिमिनेशन फेवर हो रही होगी तो वहां पर किस किस के बीच में कंपटीशन देखने को मिलेगा, E1 वर्सेस E2। ठीक है, E1 वर्सेस E2। लेकिन साथ के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मुझे पता नहीं है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होनी है या फिर एलिमिनेशन होनी है, तो वहाँ पर मेरे पास कंपटीशन देखने को मिल सकता है मुझे SN1 एंड E1 के बीच में भी, SN1 एंड E1 के बीच में भी कंपटीशन रहता है। और उसी तरीके से SN2 एंड E2 के बीच में भी हमेशा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। अब कंडीशंस के बेसिस के ऊपर कि हमें क्या कंडीशन गिवन है, क्या सबस्ट्रेट गिवन है, कैसा न्यूक्लियोफाइल गिवन है, हम इन चीज़ को आपस में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो SN1 जाएगी या SN2 जाएगी, SN1 जाएगी या E1 जाएगी, E1 जाएगी या E2 जाएगी, SN2 जाएगी या फिर E2 जाएगी। थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे होगे आप कि हाँ यार ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग सा चीज़ है। तो देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर मैं आपको कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म करवाऊँ ना डिटेल में, तो और डेली की 1 घंटे की वीडियो डालूँ तो मुझे 1 महीना लग जाएगा इसको कंप्लीट करवाने में, मे बी 1 महीने से ज़्यादा।
और मैं नहीं चाहता कि इतना टाइम मैं लगाऊं, क्योंकि आपके एग्जाम जो है नियर है। चाहे आप नीट की बात कर लीजिए, जेई की बात कर लीजिए, या एमएससी एंट्रेंस की बात कर लीजिए, सबके लिए है वीडियो। क्योंकि सब मैं इसमें एकदम बेसिक कवर करने वाला हूं, एक बेसिक डिफरेंस बताने वाला हूं, ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया हो जाए कि सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, एंड हम कैसे कंपेयर करेंगे कि मेरे पास अगर कोई रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन जा रही है तो SN1 जाएगी या SN2 जाएगी, E1 जाएगी या फिर E2 जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 को लेके। देखिए, हर एक रिएक्शन के बारे में मैं उसकी कुछ कुछ खासियत बताने वाला हूं कि SN1 के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए, या फिर मोस्टली जो है ये रिएक्शन जो है हमारे पास SN1 जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चारों रिएक्शन साथ के साथ चारों रिएक्शन कर लेंगे, एंड साथ के साथ हम कंपेरिजन भी कर लेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत आपको एंड में देखने को ना मिले। तो चलिए, अगर मैं बात करूं SN1 को लेके, तो SN1 का क्या मतलब है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर। ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यूनिमोलिकुलर की। यूनिमोलिकुलर का क्या मतलब है? यूनिमोलिकुलरिटी से मतलब है कि मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के। हमारे पास रेट जो है वो किसी चीज़ के ऊपर और डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के ऊपर मेरे पास रेट जो है वो डिपेंड करता है। एंड इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर। अब मैं दूसरी बात करूं, आपको जो पता होना चाहिए, SN1 जो रिएक्शन होती है वो मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। ये क्या है? हमारे पास मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं, देखने को हमें मिलते हैं। एंड उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है क्योंकि SN1 के अंदर हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है SN1 के अंदर, कि पहला मेरे पास जो लीविंग ग्रुप है वो लीव कर जाए, एंड क्या फॉर्मेशन हो जाए? मेरे पास कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाए। कार्बोकैटायन क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इनकी रीअरेंजमेंट, इनकी रिएक्शंस, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का। जो वीडियो आपको अच्छी लगे, जैसी आपको अच्छी लगे, वो वीडियो देख लेना, ताकि आपको कार्बोकैटायन को लेके सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट करवाया हुआ है, एंड कार्बोकैटायन के ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, अराउंड 5 to 6 वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, तो वो जाके आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमारे पास कोई भी रिएक्शन SN1 जाएगी या नहीं जाएगी, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ज़्यादा मेरे पास रिएक्शन के अंदर, जितना ज़्यादा मेरे पास सबस्ट्रेट के अंदर जो है कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल बन रहा होगा ना, उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उस रिएक्शन के SN1 जाने के। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, एक तो मेरे पास क्या है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और इसके कंपेयर में मैंने क्या रख दिया? एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड रख दिया। मैंने इसके कंपेयर में क्या कर दिया? एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड प्रोवाइड कर दिया। देखिए, दोनों के अंदर क्या है? मेरे पास दोनों के अंदर सबस्ट्रेट एकदम सेम है, बस फर्क क्या है? एक में मेरे पास जब जो मेरे पास हैलाइड ग्रुप जब लीव करेगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? मुझे यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? एक टर्शियरी कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो इन दोनों के अंदर मुझे अगर कंपेयर करना पड़ जाए कि कौन सी जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी कि SN1 जाएगी, तो मैं कहूँगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है जहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रही होगी, SN1 का रेट यहाँ पर ज़्यादा होगा, एंड इसके ज़्यादा चांसेज हैं कि ये क्या चला जाए? SN1 रिएक्शन मेरे पास चली जाए। तो मेरे पास क्या है? SN1 रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर मेरे पास किसी रिएक्शन के अंदर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा होगा तो वहां पर SN1 जाने के चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ये नहीं कहा कि कंप्लीटली जीरो है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं, चांसेस होते हैं चली जाए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है मेरे पास SN1 के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है? कंप्लीटली डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के अंदर। मैंने आपको दो फैक्टर बताए यहाँ पे। मेरे पास SN1 जाएगी या नहीं जाएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। एंड दूसरी चीज क्या कि मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर मैं कंसीडर करूं कि ये दोनों ही रिएक्शन मेरे पास क्या जाएगी, अगर ये दोनों ही रिएक्शन SN1 जा रही है तो और मुझे रेट कंपेयर करना पड़ जाए तो मैं रेट किसके बेस के ऊपर कंपेयर कर रहा हूं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। यहां पर क्या है? टर्शियरी कार्बोकैटायन है और यहां पर मेरे पास क्या है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका रेट क्या होगा? मेरे को ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये SN1 के बारे में दूसरी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की कि मोस्टली कौन सी रिएक्शन जो है वो SN1 जाती है।
तो देखिए जितनी भी हम सोल्वोलिसिस रिएक्शन पढ़ते हैं ना, मेनली जो है जितनी भी हमारे पास सोल्वोलिसिस रिएक्शन होती हैं वो क्या जाती हैं, वो मेनली फेवर करती है SN1 रिएक्शन को। हमारी सोल्वोलिसिस रिएक्शन जो है वो किसको फेवर करती है, SN1 रिएक्शन को। मतलब क्या है कहने का, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक सबस्ट्रेट है, मेरे पास कोई भी एक सबस्ट्रेट है, उसके सामने मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया, उसके सामने मैंने सॉल्वेंट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, यानी कि ये रिएक्शन कैसी होती है, इन्हें हम कहते हैं सोल्वोलिसिस रिएक्शन। यानी कि सबस्ट्रेट के सामने हमने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट प्रोवाइड किया हुआ है, सबस्ट्रेट को हमने सॉल्वेंट के अंदर डाला हुआ है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सोल्वोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। एंड सोल्वोलिसिस SN1 की मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है, सोल्वोलिसिस रिएक्शन ही होती है, ठीक है। अब देखिए सोल्वोलिसिस में मेरे पास कैसे क्या क्या चीजें आती हैं। सोल्वोलिसिस मेरे पास कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है, मैंने वहां पर वाटर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास इथेनोलिसिस, इथेनोलिसिस का क्या मतलब है, इथेनोलिसिस का मतलब मेरे पास क्या है, वहां पे मैंने इथेनॉल प्रोवाइड कर दिया। अब एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि सोल्वोलिसिस रिएक्शन तो बहुत सारी होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट। मेरे पास 3 सॉल्वेंट प्रेजेंट रहते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। एंड पोलर सॉल्वेंट में भी 2 होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो क्या सारे के सारे सॉल्वेंट जो है वो SN1 को ही फॉलो करेंगे, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास कुछ पर्टिकुलर सॉल्वेंट होते हैं जो कि SN1 को फेवर करते हैं। एंड वो सॉल्वेंट कौन से होते हैं मेरे पास वो होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मेरे पास अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, उसी सोल्वोलिसिस रिएक्शन के अंदर मेरे पास क्या होती है, SN1 फेवर होती है। अगर मेरे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वहां पर SN1 फेवर नहीं होती है। तो ध्यान देना, सोल्वोलिसिस में सिर्फ मैंने उन्हीं रिएक्शन को इंक्लूड किया है SN1 के लिए जहां पर मेरे पास सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। जैसे कि क्या है, वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया हमारे पास, ठीक है। और इस टाइप के हमारे पास एसिडिक सॉल्वेंट हो गए हमारे पास, वहां पर ही मैंने कहा है कि मेरे पास SN1 क्या होती है, फेवर होती है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट जो सोल्वोलिसिस होती हैं, इनके अंदर हमारे पास SN1 रिएक्शन फेवर नहीं होती है। सबको बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही हमारे पास SN1 रिएक्शन को क्यों इतना फेवर करते हैं। ये बात पता होनी चाहिए ना आपको कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों, कोई एप्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों नहीं। क्योंकि देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, हमारे पास H पॉजिटिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है। एंड ये H पॉजिटिव पार्ट क्या करता है, ये H पॉजिटिव पार्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है मेरे न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है मेरे न्यूक्लियोफाइल के साथ, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्टेबल हो जाएगा एंड इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। एंड जितना ज़्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा ना, जितनी कम रिएक्टिविटी होगी न्यूक्लियोफाइल की, उतना ही ज़्यादा मेरे सबस्ट्रेट को चांस मिल जाएगा कि वो वहाँ से मेरे पास लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाए एंड कार्बोकैटायन फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। देखिए सारी की सारी बात जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सारी की सारी बात जो है वो रिएक्टिविटी के ऊपर और सिलेक्टिविटी के ऊपर बात करती है। जितनी ज़्यादा मेरे पास रिएक्शन फास्ट होगी ना, जितनी ज़्यादा मेरे पास न्यूक्लियोफाइल मैंने स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड कर दिया, उतने ही कम चांसेस हो जाएंगे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के। क्यों, मान लीजिए मेरे पास सबस्ट्रेट है, मैंने उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जल्दी से जल्दी चाहेगा कि वो एक पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक कर दे एंड अपने आप को स्टेबलाइज कर ले। तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उतना ही कम टाइम मिलेगा सबस्ट्रेट को कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जितना वीक न्यूक्लियोफाइल होगा ना, वीक न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो आराम से अटैक कर सकता है। और जितना ज़्यादा आराम से अटैक होगा, जितना धीरे अटैक होगा ना, उतना ही मेरे सबस्ट्रेट को टाइम मिल जाएगा कि वो अपने आप को कार्बोकैटायन के अंदर कन्वर्ट कर ले। एंड इसी वजह से हमने क्या कहा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। किस तरीके से, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में H पॉजिटिव प्रेजेंट रहता है एंड ये H पॉजिटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज कर देता है। एंड जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबलाइज उतनी उसकी ही कम रिएक्टिविटी। तो कम रिएक्टिविटी की वजह से क्या होता है, मेरे पास न्यूक्लियोफाइल वीक हो जाएगा एंड सबस्ट्रेट को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि वो ग्रुप को, जो लिविंग ग्रुप है, उसको लीव करवा के अपने आप को कार्बोकैटायन के अंदर कन्वर्ट कर ले। सबको ये बात क्लियर है। यानी कि मेरे पास मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शन में क्या होती है, SN1 में सोल्वोलिसिस रिएक्शन जो है वो SN1 जाएंगे जब मेरे पास सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी को लेके। देखिए मेरे पास जो सेकेंडरी, मैंने आपको क्या बताया, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा होगा उसके उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो SN1 रिएक्शन चला जाए। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन ये चले जाते हैं SN1 रिएक्शन आसानी से।
ये क्या चले जाते हैं, ये SN1 रिएक्शन चले जाते हैं आसानी से। लेकिन मेरे पास अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रही होगी तो वो SN1 फेवर नहीं करता है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन बहुत क्या होता है, अनस्टेबल होता है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, बहुत अनस्टेबल होता है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन कभी भी SN1 नहीं जाएगा। मैंने क्या कहा, इन जनरल हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो SN1 शो नहीं करता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर वो चला जाएगा SN1। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्या प्रेजेंट है, मेरे पास एक अलाइलिक अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं SN1 फॉलो करवा दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास हैलाइड ग्रुप जब लीव करेगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। एंड ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब ये क्या है, मेरे पास एलाइलिक कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। एंड इसी वजह से क्या होगा मेरे पास, इसी वजह से ये जो है SN1 अब फेवर हो जाएगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। अच्छा खासा स्टेबल कार्बोकेटाइन मुझे देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर मेरे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रही है तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहीं से बाहर से मिल रही है या नहीं मिल रही है। यानी कि मेरे पास एलाइलिक या बेंजाइलिक अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन है तो वहां पर मुझे क्या देखने को मिल जाता है, वहां पर मुझे SN1 रिएक्शन देखने को मिल जाती है। अब कुछ एक रिएजेंट्स हैं जिनके बारे में बताऊंगा कि हाँ ये रिएजेंट जो है मेनली SN1 को ही फेवर करते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा पहला रिएजेंट कौन सा है, मोइस्ट Ag2O। क्या है मेरे पास, मोइस्ट Ag2O। अगर ये प्रेजेंट मेरे पास है तो ये क्या करता है, ये मेरे पास जो है SN1 को फेवर करता है। ये कुछ रिएजेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे पास अगर ये रिएजेंट गिवन है तो बेशक मेरे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, टर्शरी बन रहा है, ये मेजरली जो है वो फेवर करेगा SN1 को ही। दूसरा मेरे पास रिएजेंट क्या है, दूसरा मेरे पास रिएजेंट होता है एक्वस AgNO3। दूसरा मेरे पास रिएजेंट क्या है, एक्वस AgNO3, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। तो ये भी क्या करता है, ये भी SN1 को ही फेवर करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंप्लीटली SN1 के बारे में। अब मैं अगर कंक्लूजन की बात करूं, कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो SN1 को फेवर करती है, तो उसमें क्या आ जाता है मेरे पास, सबसे पहली बात आती है मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहली बात क्या आती है मेरे पास, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा होगा वहां पर उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वहां पर SN1 रिएक्शन जो है वो फेवर हो। दूसरी क्या है, मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ द सोल्वोलिसिस रिएक्शन जो है, सोल्वोलिसिस रिएक्शन क्या करती है, मेजरली SN1 को ही फॉलो करती है। एंड सोल्वेंट कैसा होना चाहिए मेरे पास, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट। सोल्वेंट कैसा होना चाहिए मेरे पास, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट जो है वो SN1 को फेवर करती है। पोलर ए प्रोटिक है या नॉन पोलर सोल्वेंट है, वहां पर गलती से भी SN1 मत करवा देना। पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट कभी भी SN1 को फेवर नहीं करती है। सिर्फ वही सोल्वोलिसिस रिएक्शन जो है वो SN1 को फेवर करती है जहां पर मेरे पास पोलर प्रोटिक सोल्वेंट यूज हो रहा हो। थर्ड अगर मैं बात करूं तो रिएजेंट्स आ जाते हैं हमारे पास। रिएजेंट्स मैंने क्या बताया आपको, एक तो मोइस्ट Ag2O, ये हमारे SN1 को फेवर करती है। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, एक्वस AgNO3, ये भी मेरे पास क्या करती है, SN1 रिएक्शन को फेवर करती है। एंड उसके अलावा मेरे पास जो है एलाइलिक और बेंजाइलिक, मेरे पास एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो है, एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी क्या करते हैं, SN1 को फेवर करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर मेरे पास कार्बोकेटाइन क्या बन रहा होता है, स्टेबल बन रहा होता है। एक तरीके से ये किस में इंक्लूड होता है, हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। तो ये था हमारे पास कंप्लीटली SN1 रिएक्शन के बारे में। कल की वीडियो में हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में एंड कंपेरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2, कि हमें SN1 एंड SN2 को जब हम कंपेयर करेंगे, जब हमें पता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होने वाली है और मुझे अब डिसाइड करना है कि ये SN1 जाएगी या SN2 जाएगी, तो मुझे किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूं आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस चीज़ को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो है shivam898। यहाँ पर जाकर आप मुझसे किसी भी टाइप के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।